एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लास में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला चैप्टर आज पूरा का पूरा दोस्तों कराने के लिए मैं आ गया हूं आपके बीच में। वन शॉर्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक हमारा सबसे पहला चैप्टर। कोई भी बुक पढ़ते हो ये सबके सब टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा चैप्टर है, समझेंगे दोस्तों। आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस के बारे में बता दूं। सिलेबस में आपके इस चैप्टर के दोस्तों क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। ये सारा का सारा हमारा सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं जिसका नाम है कंज्यूमर। कौन है ये कंज्यूमर? द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कंज्यूमर। आपकी बुक कोई भी हो, आप टी.आर. जैन, विकी ओरी से पढ़ते हो, संदीप गर्ग से पढ़ते हो या ABCD किसी भी बुक से स्टैट्स पढ़ें, ये सबका सब आपकी बुक में दे रखा है। और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो भी आपको बता दूंगा। फिलहाल जनरल व्यू पे चलते हैं। चैप्टर कंज्यूमर की डेफिनेशन है। कंज्यूमर वो इंसान है जो कंज्यूम करता है गुड्स को। कंज्यूमर को हम कहते हैं ग्राहक, जो ग्रहण करता है चीजों को, जो कंजम्पशन करता है चीजों को, उसी को कहते हैं कंज्यूमर। और जो प्रोसेस है जिसके थ्रू कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स को, उसको कहते हैं कंजम्पशन। ध्यान रख के चलेंगे। कंजम्पशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करा जाएगा, ठीक है। कंज्यूम करने का मतलब है उसकी की जो यूटिलिटी है, उसकी जो सेटिस्फाइंग पावर है, उसको ग्रहण करा जाएगा। इसी को कहते हैं दोस्तों कंजम्पशन। ध्यान रख के चलेंगे। कंजम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरा यूटिलिटी को कंज्यूम तो करिए। जब आप गुड्स कंज्यूम करेंगे तो कुछ और नहीं मिलेगा। क्या मिलेगी? यूटिलिटी। कंजम्पशन करने पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा और मिलेगा फॉर श्योर मिलेगा दोस्तों। फिर आते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जिसका नाम है प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन की। प्रोड्यूसर वो इंसान है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है। वाओ, द पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। हो गई डेफिनेशन कंप्लीट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन की डेफिनेशन। एक्चुअली प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी गुड में, कोई भी गुड्स एंड सर्विस में यूटिलिटी को ऐड ऑन करना, ठीक है। पहले उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं थी, लेकिन उसको सही से प्रोड्यूस करने के बाद उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। एग्जांपल, घर पे चावल है, दाल है, सब कुछ है, लेकिन खाएंगे तभी जब उसको पका सकेंगे। बिना पका हुआ चावल दाल खा पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो पकाने का मतलब है उसके अंदर यूटिलिटी को ऐड करना। थोड़ा नमक भी डलेगा, थोड़ी मिर्च भी डलेगी, थोड़ा मसाला भी डलेगा। आहा, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। तो इसी का नाम है दोस्तों प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की प्रोसेस का मतलब है किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं होते दोस्तों, कंज्यूम होते हैं हमारे फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नाम प्रोडक्शन। आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। अगला आता है हमारे व्हाट इज सेविंग। सेविंग क्या है? सेविंग इनकम का वो पार्ट है जो कंज्यूम नहीं हुआ। आपके घर में गुल्लक है, पिगी बैंक, वो छोटा सा क्यूट सा, उसमें आप लोग 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज, अब तो आप बड़े हो गए, 10 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज डालते हैं ना, उसी को कहते हैं दोस्तों सेविंग। तो सेविंग का मतलब इनकम का वो पार्ट जो आपने कमाया, पैसा कमाया, आप तो कमाते नहीं खैर, लेकिन आपको जो पैसा मिला, ठीक है, उसमें से जितना पैसा आपने कंज्यूम नहीं करा, जो पैसा आपने बचा लिया, वो सब के सब आपकी सेविंग है। ऐसी जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, ठीक है, जो इनकम अर्नर्स हैं, आपके फादर, आपकी मदर, कोई भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर वगैरह, तो जितना पैसा वो कमाते हैं उसमें से सारा पैसा वो कंज्यूम नहीं करते, सारा पैसा उड़ाते नहीं है। कुछ पैसा अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फ्यूचर लेवल को सेटिस्फाई करने के लिए या अनसर्टिनिटीज को मीट करने के लिए संभाल के रख लिया जाता है। उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग सेविंग्स। ध्यान रख के चलेंगे, सेविंग बहुत जरूरी है, आप भी करना, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट आती है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो पैसा मेरे पास आया, इनकम आई, ठीक है, उस इनकम को ऐसी जगह पे खर्च करना जिससे मुझे फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिले, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में मैं ऐसे एसेट खरीदता हूं जो मुझे फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देंगे। जैसे मैंने प्लॉट ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने शेयर्स ले लिए जिनसे मुझे रिटर्न मिलेगा, अभी ना मिले लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, फॉर श्योर रिटर्न मिलेगा। ऐसी चीजों को दोस्तों हम लोग कह के चलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। मैंने भाई ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है दोस्तों इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मेरी बहुत पसंदीदा डेफिनेशन है यार, बहुत अच्छी लिखी। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मैनकाइंड मतलब इंसान, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब व्यापार, बिजनेस हर इंसान करता है।
तो जब एक इंसान बिजनेस करता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका कंजम्पशन पैटर्न कैसा होता है, उसका सेटिस्फैक्शन पैटर्न कैसा होता है, वो कितना कंज्यूम करता है, कितना प्रोड्यूस करता है, वो सबकी सब चीजों को जांचना, परखना, नॉलेज में रखना दोस्तों, इसी का नाम है हमारे पास इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है मैनकाइंड, इंसान के उस बिहेवियर को जिसमें इंसान कंज्यूम करता है, इंसान प्रोड्यूस करता है, इंसान मनी से डील करता है, हर एक चीज से डील करता है जो कि इकोनॉमी में प्रेजेंट है। इसी को कहते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स, ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की दोस्तों। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर व्हाइल द रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस आल्सो। इंसान की जरूरतें कभी खत्म होने वाली नहीं है, रिसोर्सेज बड़े कम है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात है जो रिसोर्सेज कम है ना उनके यूजेस बहुत सारे हैं। तो इतने सारे यूजेज में मैं ढूंढता हूं कि मुझे कहां उसको यूज करना है और कहां यूज नहीं करना दोस्तों, इसी का नाम है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम मेकिंग चॉइसेस, आपको चॉइस करना है कि कहां यूज करें रिसोर्सेज को और कहां यूज ना करें। सोच समझ के यूज करेंगे तो रिसोर्सेज का बेनिफिट आपको मिलेगा, और अगर आप ऐसे ही अंधाधुंध उड़ाते रहेंगे तो सब रिसोर्सेज एक दिन क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन दोस्तों आ जाती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें मैं स्कार्स मींस ऑफ रिसोर्सेज को यूज करता हूं और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या के चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद हमारी मेन डेफिनेशन आ गई जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। शुरू करते हैं स्टैट्स की डेफिनेशन दोस्तों। लिखा गया आपके सामने स्टैट्स की डेफिनेशन में, स्टैट्स मींस या स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ फैक्ट एंड फाइंडिंग्स। मतलब कुछ न्यूमेरिकल, कुछ क्वांटिटी वाला डेटा होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ फाइंडिंग्स होनी चाहिए, कुछ फिगर होनी चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए, और इनकी कुछ अपनी क्वालिटी भी होनी चाहिए, और उनको जब मैं कंपेयर करूंगा तो अपने आप क्या बन जाएगी, स्टैट्स बन जाएगी। मतलब कुछ नंबर होने चाहिए, नंबर कंपेरेबल होने चाहिए, और आपस में एक दूसरे के रिलेशन में इनको प्लेस कर पाऊं, तभी वो क्या कहलाएंगे, स्टैट्स कहलाएंगे दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। आगे लिखा गया स्टैट्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। वही बात आ गई, जब तक इन दोनों को एक दूसरे के रिलेशन में ना रखूं तब तक स्टैट्स नहीं बनेगा। स्टैट्स बनाने के लिए डेटा को, न्यूमेरिकल डेटा को, न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जब तक कंपेयर नहीं होगा तब तक स्टैट्स होने वाला नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैट्स के कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं स्टैटिस्टिक एज प्लूरल सेंस में क्या है स्टैट्स के फीचर दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट कहता है सिंगल नंबर कभी स्टैट्स नहीं बना सकता। जैसे एग्जांपल राम हैव 20 रुपीज, ये स्टैट्स नहीं है, ठीक है। जब तक ये कंपेरेबल नहीं होगा तब तक ये स्टैट्स नहीं बनेगा। इसलिए स्टैट्स बनाने के लिए कम से कम 2 नंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब 2 फिगर्स का, 2 पीपल का प्रेजेंट होना जरूरी है जो कंपेयर कर सकें। राम हैव 20 रुपीज वाइल श्याम हैज 40 रुपीज, ये स्टैट्स बन गया, क्योंकि यहां पे राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मनी। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट कहता है कि एक सिंगल नंबर से स्टैट्स नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती। स्टैट्स बनाने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 2, और ये 2 नंबर को जब मैं एक दूसरे के रिलेशन में रखूंगा तो स्टैट्स की क्वालिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है जिसका नाम है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कहता है स्टैट्स कभी भी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन से डील नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। एग्जांपल लेके चलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। एक बच्चे के मार्क्स गुड थे, दूसरे बच्चे के मार्क्स बेटर थे, और तीसरे बच्चे के मार्क्स बेस्ट थे। अब ये कितना है पता नहीं है, क्या गुड का मतलब 98% है, बेटर का मतलब 99% है, और बेस्ट का मतलब 100% है, नहीं पता। हो सकता है किसी के लिए 60% भी गुड हो सकता है किसी के लिए 40% भी बेटर हो, और हो सकता है किसी के लिए 33% भी बेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। जो फेलियर है वो तो कहेगा 33% आगे बेस्ट है जी, इससे अच्छा कुछ मिल नहीं सकता लाइफ में, समझो हम तो गंगा नहा लिए, पास हो गए, मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो मैं कैसे डेटा को कंपेयर करूं, कभी भी क्वालिटेटिव डेटा को आपस में कंपेयर करा नहीं जा सकता। इसलिए डेटा को कंपेयर करने के लिए क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट चाहिए, मतलब नंबर में चाहिए। 99% है, 98% है, 95% है, 84% है, 72% है। बात तब चलती है, तब पता चलता है कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा बेटर नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है जिसका नाम है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कोई भी एक फैक्टर, जो भी हमारा डेटा है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे के मार्क्स आए 57%, जबकि दूसरे के आए 92%। तो इन मार्क्स को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हो सकता है। 57% वाले बच्चे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, ट्रेजेडी हो गई उसके साथ, इसलिए वो बेचारा पढ़ नहीं पाया। 92 वालों के घर वालों ने बहुत सपोर्ट करा, टीचर्स बड़े सपोर्टिव थे, मेहनत बहुत ज़्यादा उसने भी करी, अच्छे मार्क्स आ गए। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल डेटा के पीछे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों।
अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब होता है कभी कभार बहुत बड़ा, जब इन्वेस्टिगेशन फील्ड बहुत लार्ज होती है और मैं घर घर जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर पाता, तो मैं उसको रीजनेबल एक्यूरेसी मान के चलता हूँ। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब है कि मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि इतना इतना हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं इंडिया में लोग हेल्थ पे हर महीना कितना पैसा खर्च करते हैं, इमेजिन करके चलते हैं। तो हमने इमेजिन करा कि इंडिया में हर इंसान ऑन एन एवरेज हेल्थ पे 2,000 रुपये महीना खर्च कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग 2 लाख रुपए महीना भी कर रहे हो सकता है कुछ लोग 2 रुपये महीना भी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने फिर भी 2,000 को क्या करा, इमेजिन करा है। तो मैं इसको रीजनेबल एक्यूरेसी मानूंगा कि जो मैं ले रहा हूं मैं उसको एक्यूरेट मान रहा हूं रीजन के बेस पर कि भाई मेरे पास टाइम नहीं था कलेक्ट करने का, इसलिए मैंने मान लिया कि 2,000 रुपये के आसपास होगा, लगभग 2,000 रुपये होगा, लगभग बोल देते हैं। दैट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। कभी कभार स्टैट्स में ऐसा भी चल जाता है। उसके बाद है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी नंबर्स होने चाहिए वो सारे के सारे कंपेरेबल होने चाहिए, और कंपेरेबल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो सेम रहे। मतलब केजी का कंपैरिजन केजी के साथ, हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ, सेंटीमीटर में है, मीटर में, जिसमें भी है, हर चीज का कंपैरिजन उसी के साथ और ज्यादा बेटर हो। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। आप एक बारी कंपेयर करके बताइए कि राम वेट इज 57 kg while शाम हाइट इज 6 feet, हु इज इंटेलिजेंट। ठीक है, राम का वेट 57 kg है, शाम की हाइट 6 feet है, इनमें से होशियार कौन है ये बता दो। क्या ये कहीं से भी बैठता है कि मैं इसको कंपेयर कर पाऊं? क्या किसी बच्चे के वेट से मैं बता सकता हूं कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं? क्या किसी बच्चे की हाइट से मैं बता सकता हूं वो इंटेलिजेंट है या नहीं? क्या वेट और हाइट को आपस में कंपेयर करके इंटेलिजेंस लेवल निकाल सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। मजा तब आता जब मैं तीनों को सेम यूनिट में रखता। राम की हाइट 5 feet 3 inch है, शाम की हाइट 6 feet है, और इनमें से टॉलर कौन है? ऑब्वियस ही बात है, सब कहेंगे शाम टॉलर है। बस कंपेयर करना आसान रहेगा दोस्तों, अगर सेम ऐसा यूनिट रहेगी तो। ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट पॉइंट आता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। स्टैट्स कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव पहले से पता होना चाहिए। मैं अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा बिल्कुल भी। मुझे पता होना चाहिए जो भी मैं काम कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं और उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, मुझे ऑलरेडी पता है, सब कुछ पता है। ध्यान रख के चलेंगे। और उसके बाद डेटा को एनुमरेट कर सकते हैं, एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अगर कलेक्ट कर पाओ तो कलेक्ट कर लो, नहीं तो एस्टिमेट कर लो। एस्टिमेट का मतलब इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करके चलेंगे, बहुत ही सिस्टम के साथ कलेक्ट करके चलेंगे। कैसे कलेक्ट होता है इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों।